हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे का अगला पार्ट। अभी तक हम लोग इकोनॉमिक सर्वे के 3 से 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें लगभग हमने 5-6 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि लगभग 2 चैप्टर आज हम कवर करें और इसके बाद हम 1 या 2 मैक्सिमम वीडियोज़ और बनाएंगे, जिसमें रिमेनिंग इकोनॉमिक सर्वे सारा कंप्लीट कर लेंगे। टोटल मिला के जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 6, 7, 8 घंटे तक का हमारा टोटल ही कैरिकुलम, टोटल वीडियो रहेगा। और आज की क्लास के बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनमें सिर्फ एक इंडस्ट्री वाला पार्ट हमारा रह जाएगा, बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी आज ही कवर हो जाएंगी। उसके बाद में कृषि, उद्योग, सेवा, इनका क्या स्टेटस राजस्थान में है ये हमें पढ़ना बाकी है, जिसको हम जल्दी ही डिस्कस कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आप लोगों को इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप टेलीग्राम हमारा सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। अभी तक हमने नोट्स नहीं डाले क्योंकि हमारा जो एफर्ट था, हमारा अटैम्प्ट था वो ये था कि एक बार ये कंप्लीट हो जाए तो कंप्लीट के नोट्स एक बार डालें, क्योंकि जब पार्ट्स में हम लोग डालते हैं तो कन्फ्यूज़न रहती है कि कौन सा किससे पहले, कौन सा किसके बाद में। तो होपफुली कल या परसों तक इसके नोट्स भी डल जाएंगे और हमने बहुत समराइज़ करने की कोशिश की है, तो 25-30 पेज में आपको पूरा का पूरा सर्वे मिल जाएगा, जिसको एग्जाम से पहले आप रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। इजीली आप उसको पढ़ के और अच्छे नंबर उसमें स्कोर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है शहरीकरण और शहरी विकास। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इसका नाम है अर्बनाइजेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट। अब हमें ये देखना है कि इसमें कौन कौन से आंकड़े हमें याद रखने हैं। देखिए, सारे आंकड़े आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कहीं पे मेजर चेंज आया हो तो वहाँ पे आपको देख लेना चाहिए। और फिलहाल इसमें मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपका टारगेट पीएसआई का एग्ज़ाम है या आपका आरएस प्रीलिम्स का टारगेट है या कोई ऐसा पेपर जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा आंकड़े याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखेंगे, आरएस मेंस वगैरह लिखेंगे, तो वहाँ पे आंकड़ों का महत्व थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमें लिखने के लिए कंटेंट चाहिए। तो सबसे पहले हमारे राजस्थान में शहरी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में ही बढ़ रही है। आज राजस्थान में शहरी जनसंख्या टोटल जनसंख्या का 24.87% है। इसका मतलब 25% हमारी पॉपुलेशन शहरों में रहती है, जबकि भारत में कितना, 31%। तो हम इसको यूं याद कर सकते हैं कि भारत की बजाय, भारत की तुलना में राजस्थान में शहरीकरण या अर्बनाइजेशन कम हुआ है। अभी भी लोग गाँव में रहते हैं। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट हमें याद कर लेना चाहिए कि राजस्थान के जो ज़िले हैं, उन सभी ज़िलों में सबसे ज़्यादा शहरीकरण कहाँ पे हो रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा शहरी पॉपुलेशन कहाँ पे है। कोटा, जयपुर और अजमेर। नंबर 1 कोटा, उसके बाद जयपुर, उसके बाद अजमेर, इनमें सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुआ है और हमारी टोटल शहरी जनसंख्या का 40% से ज़्यादा, मोर देन 40% जो है वो यहाँ पे रहता है। 40% से ज़्यादा यहाँ पे रहता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अगली चीज़ है हमारे पास कि सबसे कम शहरीकरण वाले ज़िले कौन से, न्यूनतम शहरीकरण कहाँ पे हुआ। तो देखिए, न्यूनतम शहरीकरण हमारे यहाँ पे जालोर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बाड़मेर और डूंगरपुर में हुआ है और यहाँ पे 8% से भी कम शहरीकरण है। मतलब इन एरियाज़ के अंदर, इन जिलों में लगभग 91 से 92% जनसंख्या अभी भी ग्रामीण एरिया में ही रहती है। तो ये एक तरह से यूँ भी दर्शाता है कि किन जिलों में विकास ज़्यादा हुआ, क्योंकि जहाँ शहरीकरण ज़्यादा है वहाँ पे सुविधाएं ज़्यादा होंगी, चिकित्सा सुविधा, साफ सफाई की सुविधा या वहाँ पे पढ़ने की सुविधाएं सब कुछ ज़्यादा होंगी। जहाँ पे नहीं हुआ वो अभी भी पिछड़ेपन का शिकार है। और हम जानते हैं कि प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इनमें हालात अभी बहुत अच्छे नहीं हैं। हमारी शहरी जनसंख्या जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, कोटा में 60%, और न्यूनतम शहरी जनसंख्या कहाँ पे है, डूंगरपुर में। तो ये आपको याद कर लेना है। अब बात करते हैं कि साक्षरता दर का क्या राजस्थान में हिसाब है। तो देखिए, पूरे भारत में, पूरे राजस्थान में अगर देखें तो राजस्थान की कुल साक्षरता दर है 66%, 66%। अब अगर हम देखें कि शहरों में साक्षरता ज़्यादा है या ग्रामीण एरिया में, तो नेचुरल बात है कि शहरों में साक्षरता ज़्यादा होगी। हमारे यहाँ शहरों में साक्षरता कितनी है, 79%। तो 79% हमारे यहाँ शहरों में साक्षरता है, जबकि ग्रामीण साक्षरता हमारी सिर्फ और सिर्फ अभी 61% है। तो ये दोनों चीज़ें याद कर लेना चाहिए। लिंगानुपात भी आप याद कर सकते हो कि हमारा टोटल लिंगानुपात राजस्थान का 928 है। 1000 के पीछे 928 महिलाएं, ये लिंगानुपात है। शहरी क्षेत्र में 914 और ग्रामीण में 933 है। तो ये अच्छी बात है कि लिंगानुपात के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र बेहतर है, शहरों की स्थिति थोड़ी सी खराब है। और लगभग शहरीकरण जब होता है तो लोग गांव से शहर की तरफ बढ़ते हैं, गांव से शहर की तरफ माइग्रेट होते हैं, पलायन करते हैं। और ये पलायन कितना हो रहा है, तो लगभग 32 लाख व्यक्तियों का गांव से शहर की तरफ पलायन हुआ है। मतलब जनसंख्या का लगभग 4% जो है वो शहरों की तरफ मूव करता जा रहा है। तो ये तो बात हो गई एक ओवरऑल स्टेटस की कि राजस्थान में शहरीकरण का ओवरऑल स्टेटस क्या है। एक इंपॉर्टेंट बात है जो इससे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन कहीं और जगह नहीं थी तो मैंने यही लिख दी कि एनसीआर जब हम नाम सुनते हैं
नेशनल कैपिटल रीजन या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, आप सुनते हो ना, दिल्ली एनसीआर, एनसीआर, तो जो एनसीआर है उसमें राजस्थान के भी कुछ जिले सम्मिलित हैं, और वो कौन कौन से, अलवर और भरतपुर। इस पे कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि एनसीआर के अंदर राजस्थान के कौन कौन से जिले शामिल हैं, तो हम वहाँ पे कोट करेंगे अलवर और भरतपुर इसके अंदर सम्मिलित हैं। उससे क्या होता है, एनसीआर डेवलपमेंट वगैरह के जो गवर्नमेंट के प्लान होते हैं उनका लाभ इन जिलों को भी मिलेगा। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान में शहरी विकास के लिए काम करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं, ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो अर्बन डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं। संस्थाएं बहुत सारी हैं, मैंने इंपॉर्टेंट ली हैं, आपको याद कर लेना है। सबसे पहली संस्था है जिसका नाम है राजस्थान आवासन मंडल। इसको अंग्रेजी में हम लोग राजस्थान हाउसिंग बोर्ड बोलते हैं। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड बेसिकली शहरों के अंदर कार्यरत है, 65 शहरों में आज के दिन काम कर रहा है। और उसका काम क्या है, हाउस बना के, मकान बना के ये बेचता है। कोशिश ये रहती है कि सस्ती दर पे मकान बनाए, सस्ती दर पे मकान उपलब्ध कराए, और साथ के साथ ये कोशिश रहती है कि समाज के हर वर्ग को एक छत मिले। तो कमज़ोर वर्ग, अल्प आय वर्ग, एससी, एसटी, इन सब को, अल्पसंख्यक लोगों को, सभी को ये घर देने की कोशिश करते हैं। 1970 से ये काम कर रहा है। आपको 1970 से काम कर रहा है, 65 शहरों में कार्यरत है, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये याद रहना चाहिए कि हाँ, शहरी विकास की संस्थाओं में हाउसिंग बोर्ड है और उसका काम क्या है, मकान बना के लोगों को देना। आज के दिन शहरी विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट संस्था एक बनती जा रही है जिसका नाम है मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड काम क्या करेगा, आप जानते हैं कि आज के दिन हर शहर को फास्ट और ट्रैफिक फ्री कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, कि बड़ी फास्टर एक जगह से दूसरी जगह शहर में जाया जा सके, और उसका एक ही विकल्प है, वो है मेट्रो। तो जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन मेट्रो का डेवलपमेंट कर रहा है, वो भी शहरी विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसके अलावा एक आपने नाम सुना है सबने, विकास प्राधिकरण। विकास प्राधिकरण भी अर्बन डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। राजस्थान में अभी 3 विकास प्राधिकरण है, जयपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर विकास प्राधिकरण और जोधपुर विकास प्राधिकरण, जिसको आप शॉर्ट में जेडीए, एडीए बोलते हो ना, तो वो 3 विकास प्राधिकरण भी शहरी विकास की बड़ी संस्थाएं हैं। इसके अलावा इन 3 शहरों के अलावा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर के अलावा बाकी जगह 14 जगह अभी शहरी ट्रस्ट चलते हैं। और वो ट्रस्ट कहाँ कहाँ पे हैं, 14 जगह हैं। नाम याद कर सकें तो कर लें, नहीं तो ये याद कर लें कि 14 शहरों में अभी शहरी ट्रस्ट हैं। अलवर, आबू, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, पाली, कोटा, उदयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर और सवाई माधोपुर, इन 14 जगह शहरी विकास संस्थाएं काम कर रही हैं। इसके अलावा हर एरिया में एक नगरों में नगर नियोजन विभाग होता है। नगर नियोजन विभाग क्या काम करता है, हर नगर की प्लानिंग बनती है। हमारे राजस्थान में जितने भी नगर हैं, सिटीज़ हैं, उनकी प्लानिंग बनती है, जिसको मास्टर प्लान बोलते हैं। मास्टर प्लान में डिसाइडेड होता है कि कहाँ से सड़क निकलेगी, सड़क की चौड़ाई कितनी होगी, चौराहे कहाँ पे होंगे, ड्रेनेज का सिस्टम क्या होगा, ये सीवरेज का सिस्टम कैसे होगा, कौन सा एरिया रिहायशी भूमि है, कौन सा एरिया जो है वो इंडस्ट्रीज़ के लिए आरक्षित है, ये सब डिसाइड करना नगर नियोजन विभाग का काम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा एक स्वायत्त शासन विभाग भी है, जिसको हम लोग डीएलबी भी बोल देते हैं, तो वो भी शहरी विकास में काम करता है। और आजकल एक बड़ी संस्था उभर के आई है जिसका नाम है रेरा। रेरा जो नाम आप देख पा रहे हैं, रेरा क्या है, रेरा का पूरा नाम है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या काम करती है, आप सबने ऐसा सुना है कि शहरों के अंदर आजकल बड़े बड़े हाई राइज अपार्टमेंट बनते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनती हैं, और उन ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को बनाने के लिए बिल्डर लोग पहले ही लोगों से पैसे ले लेते हैं। जैसे हम लोगों को कहते हैं कि देखो हम यहाँ पे फ्लैट बनाएंगे, 9 मंजिल का होगा, 1500 फ्लैट बनेंगे, और एक फ़ोटो दिखा देते हैं कि देखो ऐसा अमेरिका जैसा फ्लैट बनेगा। लोग देख के पैसे दे देते हैं। उसके बाद उसमें गुणवत्ता नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं होती, धीरे धीरे वो क्वालिटी डिग्रेड करते जाते हैं और घटिया क्वालिटी का घर मिलता है। आज के दिन ये ना हो, इसके लिए रेरा को बीच में ला दिया गया। तो रेरा जब किसी चीज़ को अनुमति देता है तो सबसे पहले वो देखता है कि वो गुणवत्ता के मानकों पे पूरा है या नहीं, कहीं जंगल वगैरह को, वन वगैरह को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, कहीं ऊंचाई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि लोगों को समय पे कंप्लीट करके नहीं दे रहे। तो वो सब देखने के लिए रेरा है। शहरों में आज के दिन इसकी ज़रूरत भी है। तो ये आप नाम याद कर लें, विकास संस्थाएँ कौन सी हैं। अब बात करते हैं राजस्थान आवासन मंडल की। अब देखिए, आप लोग वैसे तो बहुत समझदार हैं, मैच्योर है, समझते हैं कि किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देनी है, किसको नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। राजस्थान आवासन मंडल से संबंधित और उसकी योजनाओं से संबंधित बहुत ज़्यादा सवाल एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। उसका कारण है कि उसमें जिस तरह के आंकड़े होते हैं ना, वो याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने इसीलिए सिर्फ उनके नाम लिखे, जनरलाइज आप याद कर लें, उससे आपका काम बन जाएगा। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड या आवासन मंडल की मुख्य योजनाएं जो अभी चल रही हैं वो कौन सी हैं। एक है जिसका नाम है बुधवार नीलामी योजना। बुधवार नीलामी योजना क्या है, अब इन्होंने शुरू किया है कि हर बुधवार को ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से, बिडिंग के माध्यम से, और कुछ जो एरियाज़ होते हैं, कुछ बचे हुए घर, कुछ बची हुई ज़मीनें, उनको ये बेचते हैं। इसी तरह से इन्होंने क्या किया है, हर एरिया के अंदर प्रीमियम एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना शुरू किया। जैसे
मान लो हाउसिंग बोर्ड ने कोई कॉलोनी बेची, उसके अंदर इन्होंने एक प्रीमियम प्लॉट, कोने का प्लॉट था, चार तरफ से खुला हुआ था, रोड से कनेक्टेड था, ऐसे प्रीमियम प्लॉट छांट लेते हैं और बाद में जो प्रीमियम हाउसेज हैं उनको नीलामी के माध्यम से बेचते हैं सो दैट उसकी हाईएस्ट कीमत मिल सके। जैसे एक जगह इन्होंने घर की कीमत रखी 25 लाख, उसमें से प्रीमियम को छांट के अलग कर लिया, प्रीमियम वाला 25 में नहीं देंगे, फिर उसकी बोलियां लगवाएंगे, कोई आदमी 25 बोली बोलेगा, कोई 30 बोलेगा, कोई 35 बोलेगा, जहां सबसे ज़्यादा बोली लगेगी उसको दे देंगे। इससे होगा क्या, इनकी रेवेन्यू बढ़ जाती है, कमाई बढ़ने से ये घाटों से बाहर आ जाते हैं। इसी तरह से अपनी दुकान अपना व्यवसाय करके एक योजना चला रखी है जिसमें ये दुकानदारों को मोटिवेट करते हैं कि किराए की दुकान की बजाय हमसे दुकान खरीद लो और उसमें अपना व्यवसाय चलाओ। ऐसे ही महात्मा गांधी दस्तकार नगर योजना है जिसमें ये जो दस्तकार लोग हैं उनको बसाने का प्लान है कि वो वहाँ रह सकें और उनको अच्छी रिहायशी सुविधा मिले। ठीक ऐसे ही इन्होंने अभी एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है मुख्यमंत्री शिक्षक और प्रहरी आवास योजना। ये क्या है, शिक्षक के तो नाम से पता चल रहा है कि जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उन लोगों को घर देने के लिए यहाँ पे प्रायोरिटी है। तो जब यहाँ पे मकान बनेगा, अलॉटमेंट होगा, तो सबसे पहली प्राथमिकता किसको देंगे, शिक्षकों को। और दूसरा है प्रहरी। प्रहरी कौन है, पुलिस वाले। तो पुलिस और टीचर्स इनको टारगेट करके इनके लिए हाउसिंग टाउनशिप बना रहे हैं जिसके अंदर उन्हीं को प्रायोरिटी अलॉटमेंट होगा। ऐसे ही एक और अधिकारियों के लिए भी, ऑफिसर्स के लिए भी इन्होंने एक स्कीम बनाई है। एक योजना है जिसका नाम है महात्मा गांधी संबल आवास योजना। आपको सिर्फ इतना याद करना है, संबल आवास योजना किस बारे में है। दो कैटेगरी हैं, एक का नाम होता है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का मतलब है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। और एक होता है एलआईजी। एलआईजी का मतलब होता है लोअर इनकम ग्रुप। लोअर इनकम ग्रुप का मतलब है निम्न आय वाले परिवार। तो निम्न आय वाले परिवार और आर्थिक रूप से कमजोर, दूसरी भाषा में मैं बोलूँ तो जो गरीब तबका है हमारा, उसको घर मिले, क्योंकि प्राइवेट बिल्डर तो उसको घर देगा नहीं, वो तो 50 लाख का, 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का बेचेगा। तो उनके लिए ये छोटे छोटे घर बना देते हैं और उसको बेच रहे हैं, जिसका नाम महात्मा गांधी संबल आवास योजना है। इसमें आम आदमी, मैं, आप, कोई दूसरा आदमी घर लेने जाएगा तो देंगे भी नहीं, क्योंकि सबसे पहले इनकम क्राइटेरिया देखते हैं, इनकम अगर नीची है तो ये घर मिलेगा। अब हाउसिंग बोर्ड के या सरकारी कंस्ट्रक्शन की किसी भी काम में एक दिक्कत आती है और वो दिक्कत है क्वालिटी की, कि वहाँ पे क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती, अच्छा कंस्ट्रक्शन नहीं होता। इसके लिए इन्होंने एक मोबाइल ऐप बनाया अभी नया जिसका नाम है सजग। इसके माध्यम से क्वालिटी पे मॉनिटरिंग होती है और ये कंटिन्यूस मॉनिटर किया जाता है कि जो घर बन रहा है वो ठीक गुणवत्ता का बन रहा है। अब बात करते हैं जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बारे में। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में अभी टोटल मिला के 2 फेज चल रहे हैं, फेज़ 1, फेज़ 2। फेज़ 1 और फेज़ 2 में, फेज़ 1 में 3 पार्ट हैं उसके, फेज़ 1A, 1B, 1C, और फेज़ 2 अभी अकेला ही है। आप चाहें तो ये याद कर लें कि कहाँ से कहाँ तक है। डेट अगर आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो डेट की ज़रूरत नहीं है। फेज़ 1A पूरा हो चुका है, कहाँ से कहाँ तक, मानसरोवर से चांदपोल तक। फेज़ 1B जो है वो चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक है, जिसमें ट्रायल रन चल रहा है, अभी शायद स्टार्ट नहीं किया है। ट्रायल रन का मतलब है गाड़ी चला के देख रहे हैं। और ये हमने जब एक्सटर्नल फंडेड स्कीम्स पढ़ी थी ना, तो वहाँ भी पढ़ा था हमने कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसमें पैसा लगा रखा है। फेज 1C जो है वो बड़ी चौपड़ से लेके और ट्रांसपोर्ट नगर तक जाएगा। 2.85 किलोमीटर लंबी उसकी लेंथ है और अनुमानित लागत 870 है, अभी चालू नहीं हुआ, 870 करोड़ में बनेगा। फेज 2 में सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक कनेक्टिविटी आएगी और 23.5 किलोमीटर की ये दूरी रहेगी और अनुमानित लागत 4600 करोड़ है। ये सारे आंकड़े नहीं याद करने हैं, प्रीलिम्स में नहीं काम आते हैं। आपके एसआई के पेपर में भी ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि ये बताओ कि सीतापुरा से अंबाबाड़ी के लिए जो लाइन बनेगी ना, उसकी अनुमानित लागत कितनी है। मुश्किल है ऐसा पूछना। अब एक एक्सेप्शनल पेपर हो, अपवाद स्वरूप हो, तो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे चांसेस कम रहते हैं। तो आप ये याद कर लें कि जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कहाँ काम करता है, कितने फेज़ में काम हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक लाइनें बन रही हैं या बन चुकी हैं। इससे भी आपका मैक्सिमम काम चल जाएगा। जो रिसेंट है, जैसे फेज़ 2 है या फेज़ 1C है, इनकी लेंथ याद कर लो कि इसकी 2.85 किलोमीटर है और इसकी 23.5 किलोमीटर है। अब बात करते हैं हम लोग स्वायत्त शासन विभाग और अन्य विभागों की शहरी विकास योजनाएं, कि शहरों में विकास योजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं। देखिए, जहां पे मैं अब शहरी विकास योजनाएं आपको बता रहा हूं, तो ये योजनाएं सिर्फ राजस्थान सरकार की नहीं है, दोनों योजनाएं हैं। मतलब राजस्थान में संचालित योजनाएं हैं, जिनमें से कुछ योजनाएं सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली राजस्थान के लिए और कुछ योजनाएं केंद्र सरकार की हैं जो राजस्थान में लागू हैं। तो वो थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। पहली योजना है जिसका नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना। अंत्योदय परिवार हम जानते हैं, वो परिवार होता है जो बेहद कमज़ोर है, बेहद गरीब आर्थिक रूप से। तो उसके लिए एक प्लान चल रहा है और उसके अंडर जो प्लान चलाया जा रहा है उसका नाम है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। जैसे इसमें राष्ट्रीय नाम आ जाता है, तो राष्ट्रीय नाम आते ही हम ये जानते हैं कि ये स्कीम भारत सरकार की है, राजस्थान में लागू है। इस स्कीम में काम क्या कर रहे हैं हम लोग, इस स्कीम के अंदर जो अंत्योदय परिवार हैं उनको
समाज से जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो बेघर हैं उनको घर देने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ऐसा कौशल दे रहे हैं, मतलब उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो अपने आप का काम, खुद का काम जो है वो कर पाएं। कौशल विकास का काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा एक है जिसका नाम है शहरी जन सहभागी योजना। ये जो जन सहभागी योजना है, इसमें भी बेसिकली पब्लिक को अवेयरनेस फैलाना और डेवलपमेंट का काम करना, दोनों काम है। अब इसका देखिए फंडिंग कैसे होता है, इसमें कोई भी काम अगर होगा तो पैसे कैसे मिलेगा। 50% पैसा तो देती है राजस्थान सरकार, 30% पैसा जो है वो इसमें देती है जनता और 20% पैसा देता है संबंधित आपका जो नगर निगम या नगर निकाय है। जैसे मान लो जयपुर में कोई काम शहरी जन सहभागी योजना में होना है, 1 करोड़ का काम है तो 50 लाख देगी राजस्थान सरकार, 30 लाख रुपए हम जनता के सहयोग से इकट्ठा करेंगे, भामाशाहों से इकट्ठा करेंगे और 20% जो है वो जयपुर का नगर निगम देगा। तो इस तरह से शहरी जन सहभागी योजना चलती है। अब आपको याद करना बेहद आसान है, जन सहभागी वर्ड को समझ लो। जन सहभागी शब्द का ही मतलब ये है कि जनता की सहभागिता होगी। अब जनता की सहभागिता 2 तरह से हो सकती है, या तो जनता पैसे देगी, या जनता अगर पैसे नहीं देगी तो जनता वहाँ पे अपना काम करेगी या तरीका बताएगी या और तरह से जुड़ाव रखेगी। एक योजना है जिसका नाम है राजीव आवास योजना। राजीव आवास योजना का मुख्य लक्ष्य ये है कि शहरों को झुग्गियों से मुक्त करना है। कच्चे आवास होते हैं ना, झुग्गी बस्तियां जो होती हैं, स्लम बोलते हैं जिसको, उनको खत्म करना है। तो उसको खत्म करने के लिए राजीव आवास योजना चल रही है। जहाँ जहाँ झुग्गियाँ होती हैं वहाँ से झुग्गियाँ हटाई जाती हैं और झुग्गियाँ हटा के उसकी जगह पक्के मकान बना के और झुग्गी निवासियों को वहाँ पे विस्थापित किया जाता है, उनको वहाँ पे रिहेबिलिटेट किया जाता है। अजमेर का प्लान जो है वो भारत सरकार द्वारा अभी स्वीकृत कर लिया गया है। मतलब इस संबंध में जो हमने बना के प्लान दिया वो अजमेर का तो स्वीकृत हो गया, जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, अलवर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, इनके लिए प्लान हमने बना लिया लेकिन अभी उसकी स्वीकृति नहीं मिली है। इसके अलावा जो हमारे छोटे और मध्यम कस्बे हैं उनमें भी शहरी आधारभूत ढांचे के विकास के लिए योजना चल रही है। आप इसको इग्नोर भी कर दें तो चलेगा। क्यों इग्नोर कर दें? प्रीलिम्स के लिए या एसआई के लिए मैं कह रहा हूँ, या किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वाले के लिए, क्योंकि जनरली ऐसा प्रश्न उसमें इस पैटर्न का नहीं आता। फिर भी आप याद रखना चाहें तो नाम याद कर लें कि जो छोटे शहर हैं उनमें आधारभूत ढांचे का विकास करने के लिए केंद्र सरकार की योजना चल रही है, जिसमें 60-20 और 20 की फंडिंग है। 60-20-20 की फंडिंग कैसे होगी? 60% केंद्र सरकार देगी, 20% जो है वो राज्य सरकार देगी और 20% जो लोकल नगर निगम या नगर निकाय है वो देगा। और इसमें कोशिश क्या करेंगे? आधारभूत ढांचे का मतलब है वहाँ पे पीने के पानी की, सीवरेज की, इन सब की व्यवस्थाएं करेंगे और एरिया का जो नगर निगम होगा वो इसकी नोडल एजेंसी रहेगा। अब राजस्थान सरकार ने 2010 में एक नया फंड बनाया जिसका नाम है राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड। अर्बन डेवलपमेंट फंड का मतलब है एक फंड बना के उसके अंदर सरकार पैसे इकट्ठे करेगी। वो पैसे जो आएंगे उस पैसे को सिर्फ नगरों के विकास के लिए खर्च किया जाएगा। इसमें शुरुआत में 400 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब उसमें 1000 करोड़ रुपए का फंड बना हुआ है। कैसे आएगा 1000 करोड़? 375 करोड़ रुपए तो राज्य सरकार देती है 1000 में से, और बच गया 625 करोड़। 625 करोड़ में से कुछ पैसा जो नगर निगम या नगर निकाय हैं वो देंगे और फिर भी कमी पड़ती है तो बाकी बैंकों से लोन ले लेंगे। इस तरह से 1000 करोड़ का एक फंड बनाया गया। एक मिशन पूरे भारत में चल रहा है जिसका नाम है स्मार्ट सिटी, 2015 जून में लागू हुआ था। इसमें आपको याद ये कर लेना है कि हमारे यहाँ पे जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर इसमें शामिल हैं। और अभी अभी पूरे इंडिया की ऑनलाइन रैंकिंग आई स्मार्ट सिटी की, जिसमें राजस्थान पहले स्थान पे है। क्यों? क्योंकि कोरोना के कारण लगभग पूरे देश में स्मार्ट सिटी मिशन में जो डेवलपमेंट के काम होने थे वो बंद थे, लेकिन राजस्थान में बंद नहीं थे। राजस्थान में काम लगातार चल रहे थे। उसके बाद एक पुराना मिशन है जिसका नाम स्वच्छ भारत मिशन है। स्वच्छ भारत मिशन में मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, आपको सबको पता है कि स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छता पे ध्यान दिया गया, जिसमें घरेलू टॉयलेट बनाना, पब्लिक टॉयलेट बनाना, मतलब सार्वजनिक स्थान पे टॉयलेट हो सो दैट लोगों को खुले में शौच ना करना पड़े। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है ठोस कचरे का निस्तारण। इसका मतलब क्या है? आप ये देखते हैं कि हमारे देश में कचरे की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग घरों से कचरा बाहर डाल देते हैं, नगर निगम वाले बाहर से कचरा उठा के, गलियों से कचरा उठा के किसी एक जगह ले जाके डाल देते हैं, लेकिन वो खत्म नहीं हो पाता। तो एक जगह से दूसरी जगह गंदगी शिफ्ट होती है, समाप्त नहीं होती। तो इसके संबंध में स्वच्छ भारत मिशन में काम किया जा रहा है। एक नया कॉन्सेप्ट राजस्थान में लागू हुआ अगस्त 2020 में, जिसका नाम है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के एंगल से आपको पूछी जा सकती है और आपने सुनी भी होगी। इंदिरा रसोई योजना किस बारे में? देखिए, हमारे यहाँ पे पहले भी ऐसी ही एक योजना चल रही थी, लेकिन उसको रिप्लेस करके अब इंदिरा रसोई योजना कर दिया गया। जो बड़े शहर हैं हमारे, उनमें 213 नगर निकायों में 358 स्थायी किचन बनाए गए।
पहले वाली जो योजना थी, अन्नपूर्णा योजना या जो भी, उस योजना के अंदर स्थायी किचन नहीं थे, घूमते फिरते किचन थे, लेकिन अब की बार स्थायी किचन बनाए गए हैं 20 अगस्त 2020 से। और इसका टारगेट है कि जो आम नागरिक है शहरों में रहने वाला, उसको पौष्टिक और साफ सुथरा खाना मिले और सस्ती दर पे मिले। तो इसमें खाने की लागत 20 रुपये आती है। 20 रुपये में से 12 रुपये राजस्थान सरकार अनुदान देती है, ग्रांट देती है, और 8 रुपये जो भोजन करते हैं उन नागरिकों से ले लिया जाता है। तो मान लो कि कोई व्यक्ति है, जयपुर में रहता है या राजस्थान में कहीं भी रहता है, और उसको इंदिरा रसोई से भोजन करने की इच्छा है, तो 8 रुपये दे के भोजन कर सकता है, जबकि भोजन बनाने वाली कंपनी को या जिस संस्था को ये काम दिया जाता है उसको 20 रुपये मिलते हैं, 12 रुपये राजस्थान सरकार दे देगी। कोशिश क्या है, अच्छी गुणवत्ता, पौष्टिक और साफ खाना लोगों को अवेलेबल हो पाए स्थायी किचन के माध्यम से। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना है, शहरी क्षेत्र में लागू है। ये भी ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए। एलआईजी का मतलब कम आय वाले वर्ग, और ईडब्ल्यूसी का मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उनको घर यहाँ पे दिया जाता है। इसके तहत अब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर ही हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जन आवास योजना सितंबर 2015 से चल रही है। एक और नाम है जिसका नाम है हृदय योजना। हृदय योजना का नाम पूरा आप याद कर लीजिए। पूरा नाम क्या है इसका? इसका पूरा नाम है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, उससे शॉर्ट में हृदय बना है। इसका काम क्या है? इस योजना के अंतर्गत जो विरासत वाले शहर हैं हमारे, उन विरासत वाले शहरों में डेवलपमेंट का काम किया जाता है या विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। हमारे राजस्थान में इसमें अजमेर और पुष्कर 2 शहर शामिल हैं। इसके अलावा राजस्थान में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए एक राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि बनाई गई है, और उसका उद्देश्य क्या है? 11-12 में शुरू हुआ था ये फंड। इसका उद्देश्य है कि शहरी क्षेत्र में यातायात सुव्यवस्थित रहे, सुरक्षित यातायात हो, तीव्र हो, फास्ट हो, और इसके साथ साथ पोल्यूशन फ्री हो। अब ये तो बात हो गई हमारी बेसिक कि कौन कौन सी शहरीकरण की योजनाएं थी। शहरीकरण की योजनाओं के अलावा अब हम बात करते हैं कि जो बेसिक सोशल सर्विसेज हैं, बुनियादी सामाजिक सेवाएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसके संबंध में हमारी कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। एक योजना बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है जिसका नाम है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना। आपने नाम सुना ही है। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल एक बना हुआ है जिसका जयपुर में ऑफिस है। सरकारी स्कूलों में ये पाठ्य पुस्तक मंडल के माध्यम से 1ली से लेकर 8वीं तक जो छात्र पढ़ते हैं उनको निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं। योजनाओं के नाम और किस बारे में है ये याद कर लीजिए। हर योजना में कितना खर्चा हो गया ये याद करने की जरूरत नहीं है। एक और है जिसका नाम है विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना। मैक्सिमम योजनाओं के नाम से पता चल जाता है। इसका नाम क्या है? विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना। तो अगर विद्यार्थी किसी दुर्घटना का शिकार हो जाएं तो एक बीमा के माध्यम से उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए योजना है। ये योजना नाम से पता चल रहा है विद्यार्थियों के लिए है। तो अगर कोई बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है 1ली क्लास से 8वीं क्लास तक, या फिर कस्तूरबा गांधी गर्ल्स हॉस्टल वाली जो स्कूल्स हैं, आवासीय विद्यालय हैं, बोर्डिंग स्कूल्स हैं, उनमें कोई बच्ची पढ़ती है, या मेवात बालिका आवासीय विद्यालय में पढ़ती है, या फिर हमारी वैकल्पिक शिक्षा वोकेशनल ट्रेनिंग प्रकोष्ठ में पढ़ती है, तो उन लोगों को इस योजना में कवर किया जाता है और दुर्घटना होने पे बीमा के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाती है। हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन में भी बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। तो उनमें भी कुछ कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक तो हमारे यहाँ पे प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की व्यवस्था है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का मतलब हो गया मैट्रिक से पहले किस किस को मिलती है? SC, ST, OBC या SBC या MBC कह सकते हैं, उनके छात्रों को ये छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री विधवा और परित्यक्ता संबल योजना चल रहा है। इसका मतलब क्या है? जो महिलाएं ऐसी हैं जो विडो हो गई हैं या जिनको शादी के बाद जिनको छोड़ दिया गया है, अगर ऐसी महिलाएं हैं तो वो विधवा या परित्यक्ता कैटेगरी में आएंगी। उनको अगर वो प्राइवेट संस्थानों के अंदर 2 वर्ष का डिप्लोमा वगैरह करती हैं तो 9,000 रुपये तक फीस का रिफंड दिया जाता है। तो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 2 वर्ष का डिप्लोमा वो कर रही हैं, कोचिंग वगैरह नहीं, डिप्लोमा लेना है, कोई डिप्लोमा ले रही हैं, जैसे पॉलीटेक्निक हो गया, उसकी फीस है मान लीजिए 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, तो उसमें से 9,000 रुपये उनको वापस दिलवा दिए जाते हैं, मतलब CM फंड से मिल जाते हैं। इसी तरह से एक नई योजना शुरू की गई है स्कूलों में जिसका नाम है भामाशाह सम्मान योजना। ये क्या है? हमारे जो स्कूल्स हैं इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की, संसाधनों की बहुत कमी है। कई स्कूल ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग ठीक नहीं है, कई स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर पंखे कूलर नहीं है, कई स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर लाइट की व्यवस्था नहीं है, फर्नीचर नहीं है। राज्य सरकार अकेले दम पे सारा काम नहीं कर पा रही है क्योंकि सरकार के पास भी आर्थिक संसाधनों की कमी है। तो सरकार उम्मीद करती है कि उस एरिया के रहने वाले जो भामाशाह हैं, लोकल लोग हैं, वो विद्यालय के भौतिक विकास में सहायता दे दें। अब अगर कोई ऐसा कर देता है
तो उनको एक दिन बुला के सम्मानित करते हैं। और सम्मानित करने से होता क्या है कि उनको भी एक तरह से रिकॉग्निशन मिलता है, उनको भी अच्छा लगता है कि मैंने कोई काम किया, सरकार ने मेरा सम्मान किया है, और बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। तो 1 जनवरी 1995 से छोटे दानदाताओं को सम्मानित करने के लिए ये योजना चल रही है। उद्देश्य क्या है? स्कूलों में लोगों का सहयोग लेना। इसके अलावा स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम भी एक चल रहा है। इसमें क्या है कि जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स में स्पेशली छोटे स्कूल, उनमें बच्चों का मेडिकल चेकअप करवाते हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जिसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान याद कर लीजिए, इससे संबंधित कोई सवाल आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये राजस्थान सरकार की योजना नहीं है, ये भारत सरकार की योजना है और ये भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। योजनाएं दो तरह की होती हैं, एक तो फ्लैगशिप और एक अन्य योजनाएं। फ्लैगशिप योजनाएं क्या होती हैं उसकी बात भी हम लोग करेंगे। तो ये राजस्थान सरकार का नहीं, भारत सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है और राज्य स्तर में भी इसकी एक क्रियान्वयन समिति बनी हुई है। और वो कौन सी है? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, वो इसका मैनेजमेंट करती है। इसमें जो भी पैसे लगेंगे उसमें केंद्र और राज्य सहभागिता से पैसे खर्च करेंगे। 60% पैसा केंद्र सरकार देती है, 40% जो है वो राजस्थान सरकार देती है। समग्र शिक्षा अभियान आने से पहले, इसके नाम से पता चल रहा है, समग्र शिक्षा का मतलब है शिक्षा का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, पूरी तरह से विकास करना है। इससे पहले कई प्रोग्राम चल रहे थे, उन सबको यहाँ पे मिला के एक ही बना दिया गया। इससे पहले एक सर्व शिक्षा अभियान चल रहा था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलता था, और एक चलता था टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, शिक्षक को शिक्षण देना। ये सब इसमें समाहित करके एक योजना बन गई। इसका उद्देश्य क्या है? प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, सबको शिक्षा मिले, कोई भी शिक्षा से अछूता ना रहे, माध्यमिक शिक्षा तक तो सबको मिले ही। इसमें शिक्षा के स्टैंडर्ड तय कर दिए कि किस स्तर की शिक्षा होनी चाहिए, गुणवत्ता क्या होनी चाहिए। सामाजिक और लैंगिक अंतराल है शिक्षा में, जैसे समाज के एक वर्ग के लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही, वो अंतर खत्म हो जाए। महिला और पुरुषों में शिक्षा में अंतर है, वो खत्म हो जाए। सभी शिक्षा में समावेशित हों और साथ में शिक्षक जो हैं, टीचर्स हैं, वो भी ट्रेंड रहें। तो उसके लिए समग्र शिक्षा अभियान चलाया जाता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है एजुकेशन के संबंध में, जिसका नाम है RTE एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। आपने ये सुना ही होगा। ये अधिनियम राजस्थान में, ये अधिनियम भारत में 2009 में लाया गया और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था कि जो बच्चे अभी 6 साल से बड़े हैं लेकिन 14 साल के नहीं हुए, उन सभी को अनिवार्य शिक्षा मिले। तो वो शिक्षा देना एक तरह से सरकार की अब कानूनी वैधानिक जिम्मेदारी हो गई है। और इसके साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स में भी 25% सीटें कमज़ोर और वंचित वर्ग के लिए रिजर्व कर दी गई हैं, आरक्षित कर दी गई हैं। मतलब हर प्राइवेट स्कूल में कोई भी हो, 25% सीटें गरीबों के लिए, वंचित समूह के लिए आरक्षित रहेंगी। बालिका शिक्षा को, गर्ल्स की एजुकेशन को बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। तो गर्ल्स एजुकेशन के लिए सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए वो भी एक बार देख लेते हैं। एक तो हमारे यहाँ पे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय या कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल चल रहा है। ये क्या है? इसमें ऐसी बच्चियों को टारगेट करते हैं, ऐसी लड़कियां जो कभी स्कूल ही नहीं गई, ऐसी गर्ल्स जो कभी स्कूल नहीं गई या फिर स्कूल गई तो थी लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से या किसी कारण से बीच में स्कूल छोड़ दिया, तो उनको प्राथमिकता देके इन स्कूल्स में लाया जाता है और उनको इस तरह से पढ़ाया जाता है, इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो कक्षा 6 से, छठी क्लास से पढ़ना चालू कर सके। जैसे मान लो कि कोई लड़की ऐसी है जो पहले स्कूल नहीं गई, अब उसको सीधा छठी क्लास से स्टार्ट कराना है। मान लो उसकी एज 15 साल है, 12 साल है, 13 साल है, तो पहली क्लास में तो बिठाएंगे नहीं, तो उसको इस तरह से तैयारी कराई जाती है कि वो छठी क्लास में सीधा एडमिशन ले सके। इसी तरह से गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका मंच बना हुआ है। ये अध्यापिका मंच कहाँ पे है? ब्लॉक लेवल पे बनाते हैं। और इस ब्लॉक लेवल पे बनाने का उद्देश्य क्या है? अध्यापिकाओं का समूह बनाने से जो गर्ल्स हैं उनको थोड़ा सा फ्रेंडली, मित्रतापूर्ण वातावरण मिलता है और उनको एक तरह से पढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। ठीक ऐसे ही मीना राजू और गार्गी मंच भी चल रहा है। मीना राजू और गार्गी मंच क्या है? इसमें मीना राजू में 6ठी से 8वीं और गार्गी मंच में 9वीं से 12वीं तक की लड़कियों को बुला के और उनको सम्मानित किया जाता है। इस संबंध में गार्गी पुरस्कार भी, वो भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा राजस्थान में एक बालिका शिक्षा फाउंडेशन बना हुआ है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन में पैसे इकट्ठे रहते हैं और उन पैसों के माध्यम से जो गरीब परिवारों की लड़कियां हैं उनको अगर कोई हाई टेक्निकल कोर्स करना हो तो उसके लिए हम आर्थिक सहायता देते हैं। 94-95 से कार्यक्रम चल रहा है। एक योजना है हमारे यहाँ पे जिसका नाम है पद्माक्षी योजना। ये पद्माक्षी योजना बेसिकली 8 जो समाज के वर्ग हैं उनके लिए, SC, OBC, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक, BPL या कोई फिजिकली डिसेबल्ड है वो, या फिर कोई विशेष पिछड़ा वर्ग या जिसको हम MBC बोलते हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लास बोलते हैं, उनकी अगर छात्राएं हैं तो उनके लिए यहाँ पे ये योजना है। कक्षा 8 से
8वीं 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जो भी लड़कियां अपने जिले में प्रथम स्थान पे आएंगी उनको यहाँ पे पुरस्कृत किया जाता है। 8वीं क्लास में फर्स्ट आने पे 40,000 रुपये, 10वीं क्लास में आने पे 75,000 रुपये और 12वीं क्लास में आने पे 1,00,000 रुपये का पुरस्कार है। लेकिन ये सबको नहीं है, ये सिर्फ इन्हीं जाति वर्ग की या इन्हीं समूह की लड़कियां होनी चाहिए और जिले में प्रथम स्थान पे आनी चाहिए। अच्छा, एक ये जनता क्लिनिक है जो बाय मिस्टेक यहाँ पे लिख दिया गया है, ये आना चाहिए था चिकित्सा सुविधा में, लेकिन शायद कट कॉपी पेस्ट में इधर आ गया। देख लेते हैं इसको भी। ये जनता क्लिनिक के नाम से पता चल रहा है कि प्राथमिक चिकित्सा हम लोगों को, बच्चों को, निवासियों को, सबको उपलब्ध करानी है और घर के पास करानी है। तो उसके लिए जनता क्लिनिक प्रोग्राम राजस्थान का चल रहा है, शिक्षा से संबंधित नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाओं का पार्ट है। इसके अलावा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम भी चल रही है। ये ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम क्या है? जो बच्चे पहली कक्षा से लेकर 5वीं क्लास तक पढ़ते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ रहे हैं और उनका स्कूल पास नहीं है, स्कूल दूर है, 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी उनको तय करनी पड़ती है। 6ठी से 8वीं तक बच्चे पढ़ रहे हैं और वो 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर जाते हैं, तो उनको आने जाने के लिए साधन चाहिए। उसके लिए सरकार ने किया कि वैसे तो आपको पता ही है कि राजस्थान में स्कूटी बांटना और साइकिल बांटना ऐसी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन ये सबको तो मिल नहीं सकती। इसके लिए योजना बना रखी है सरकार ने कि ट्रांसपोर्ट वाउचर दे देंगे। ट्रांसपोर्ट वाउचर का मतलब है एक तरह से कि उनको किराए के लिए, आने जाने का जो किराया है उसके लिए सुविधा मिल जाएगी, उसमें कुछ मदद मिल जाएगी। तो क्राइटेरिया क्या है? ग्रामीण एरिया होना चाहिए, 1ली से 5वीं के बच्चे अगर 1 किलोमीटर से दूर जाते हैं तो इस वाउचर के लिए एलिजिबल हैं। 6ठी से 8वीं वाले जो हैं वो 2 किलोमीटर से दूर जाते हैं तो इस वाउचर के लिए वो एलिजिबल हैं। अब 9वीं से 12वीं में अगर हैं तो 5 किलोमीटर से दूर जाते हैं तो वो एलिजिबल हैं। उनको या तो हम ट्रांसपोर्ट वाउचर दे देंगे जिससे उनको किराए में मदद मिलेगी, या फिर उनको साइकिल दे देंगे। एक नई योजना चल रही है जिसका नाम है उत्कृष्ट विद्यालय योजना। ये विद्यालय की योजनाएं सारी आप लोग ध्यान रखिएगा, कई सारी योजना है। उत्कृष्ट विद्यालय, मॉडल स्कूल, आदर्श स्कूल, अलग अलग हैं सब। ये क्या चीज़ है? देखिए, प्रत्येक ग्राम पंचायत पे एक हायर सेकेंडरी स्कूल को या सेकेंडरी स्कूल को आदर्श विद्यालय के रूप में पहले घोषित कर देते हैं। उसके बाद उसके नीचे जो विद्यालय हैं उनको उत्कृष्ट विद्यालय उनमें छांटा जाता है, वो ग्राम पंचायत स्तर पे होता है। तो देखो, ग्राम पंचायत स्तर पे हम लोगों ने पहले एक उत्कृष्ट विद्यालय छांटा, उसके ऊपर एक विद्यालय होगा, उसको हम आदर्श विद्यालय बना देंगे और आदर्श विद्यालय जो होता है वो उत्कृष्ट विद्यालयों का मार्गदर्शन करके उनको भी आगे ग्रो करने में मदद करता है। तो लगभग पोर्शन जो है हमने इसका कवर कर लिया। इसका बचा हुआ पार्ट हम लोग कवर करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। जल्दी ही हम आपको इसका अगला पार्ट अवेलेबल कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।